नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और सबसे पहले बात वैक्सीन को लेकर उभरी एक नए विवाद की। दरअसल वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और वैक्सीन की इसी कमी को दूर करने का एक तरीका बताने के एक दिन बाद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान पर सफाई दी है या उन्हें सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दिए जाने का सुझाव दिया था तब उन्हें ये नहीं पता था, ये जानकारी नहीं थी कि भारत सरकार पहले ही ऐसा कर चुकी है, यानी कि भारत सरकार ने दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दिया है। नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए इसका फॉर्मूला, जो वैक्सीन है उसका फॉर्मूला 10 कंपनियों को दिया जाए और इसके एवज में उनसे रॉयल्टी भी ली जाए। और अब नितिन गडकरी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए ट्वीट करके ये कहा है कि कल मैं जब स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था तब मैंने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने को लेकर एक सुझाव दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे बोलने से पहले ही केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने भी मुझे बताया कि भारत सरकार पहले ही 12 अलग अलग कंपनियों को वैक्सीन निर्माण की सुविधा दे रही है और जल्द ही इन प्रयासों से वैक्सीन उत्पादन बढ़ेगा। और अब आपको सुना दें कि इस ट्वीट के पहले क्या कहा था नितिन गडकरी ने, जिस पर उन्होंने सफाई में ये ट्वीट किया। जब किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फॉर्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। नितिन गडकरी के सुझाव को हथियार बनाते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने नितिन गडकरी का वीडियो शेयर करते हुए बिना नाम लिए ट्वीट करके कहा, लेकिन क्या उनके बॉस सुन रहे हैं? 18 अप्रैल को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही सुझाव दिया था। हमारे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जाहिर है कि कांग्रेस को ये एक मौका मिला है, मनमोहन सिंह ने भी सुझाव दिया था, वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नितिन गडकरी बहुत ही व्यावहारिक मंत्री हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनका ये कहना क्या महज एक हम कह सकते हैं कि एक ओवरसाइट है, गलती से उन्होंने ऐसी बात कर दी जिस पर सफाई दी है, या इसके पीछे भी कुछ देखा जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि संवाद की कमी ही इसके पीछे एक प्रमुख वजह है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से पिछले महीने ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत बायोटेक का जो भी वैक्सीन का फार्मूला है उसको अन्य कंपनियों को दिया गया है और इनका उत्पादन जल्द ही शुरू होगा। देखिए, बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, वहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर इसके उत्पादन की बात है। महाराष्ट्र में भी एक जगह पर इसके उत्पादन की बात है और ये पिछले महीने ही इस बारे में प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले भी, यानी पिछले हफ्ते भी, ये खबर सामने आई थी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय की ओर से कि ये इसका उत्पादन अन्य जगहों पर भी किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से जयराम रमेश इस पूरे मामले में कूदे और जिस तरह से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी की और उनके दिए गए सुझाव की याद दिलाई, उसके बाद गडकरी को सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनसे पहले ही इस कार्यक्रम में, जो स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम कल का था, उसमें मनसुख मांडविया ये बोल चुके हैं कि 12 कंपनियों को भारत सरकार ने ये सुविधा दी है और जल्दी ही उत्पादन इसका शुरू होने जा रहा है, जिससे कि देश भर में वैक्सीन का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा और बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको विदेशों में भी भेजा जा सकता है, जैसे खुद गडकरी कह रहे हैं। तो ये बात ज़रूर एक लग रही है कि एक संवाद की कमी रही, शायद यही वजह है कि उनको ये अपना सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जयराम रमेश जब बीच में आए हैं और जब उन्होंने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी की याद दिलाई है, उसके बाद ये ज़्यादा उनके ऊपर दबाव बना गडकरी के ऊपर कि वो इसको लेकर के सफाई दे, क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि जब भारत में कमी थी तो आपने निर्यात क्यों कर दिया, भारत में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने क्यों प्रोत्साहित
नहीं किया, ये सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। और ऐसे में अगर एक वरिष्ठ मंत्री ये कहते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। इसीलिए गडकरी को इस मामले में सफाई देनी पड़ी है। जी, शुक्रिया आपका अखिलेश। जाहिर है कि अगर एक सीनियर मंत्रिमंडल के इस तरह की बात करते हैं तो सवाल उठेगा, सरकार कटघरे में खड़ी होगी, विपक्ष को मौका मिलेगा। और लेकिन ये भी बात जरूर है कि संवाद की कमी रही, जिसकी वजह से नितिन गडकरी जैसे मंत्री ऐसी बात कहते हैं और बाद में उन्हें उस पर सफाई देनी पड़ी है। और आगे बढ़ते हैं एक और विवाद पर, वो भी कोरोना को लेकर ही है और नेताओं के बयान की वजह से ही खड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर किए ट्वीट पर विवाद जो है वो बढ़ गया है। भारत सरकार के बाद सिंगापुर सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति जताई है, साथ ही भारतीय हाई कमिश्नर को तलब भी किया है। भारत में मौजूद सिंगापुर हाई कमीशन की ओर से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब भी दिया गया। इसमें कहा गया कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग में ये पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B1617.2 स्ट्रेन ही मिला है, जो भारतीय वेरिएंट है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले शामिल हैं। भारत में सिंगापुर दूतावास ने ट्वीट किया है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का एक नया स्ट्रेन मिला है। फाइलोजेनेटिक टेस्टिंग में पता चला है कि सिंगापुर में हाल के हफ्तों में बच्चों सहित कई मामलों में B1617.2 स्ट्रेन ही मिला है, जो कि भारतीय वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट, जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर ट्वीट किया है कि हालांकि जिन लोगों को बेहतर पता होना चाहिए, उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मैं ये साफ कर दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की ओर से नहीं बोलते। और उसके बाद दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के ट्वीट को लेकर उठे विवाद पर आज जवाबी हमला बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था, साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, केजरीवाल सरकार इसे बच्चों का मुद्दा बना रही है और एक तरह से उन्होंने अब केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि उन्हें सिंगापुर की चिंता है, हमें हमारे बच्चों की चिंता है। पहले भी जो पूरा कैंपेन बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेजी है चला, तो बच्चे उनकी राजनीति के केंद्र में अब आ गए हैं। लेकिन ये जो बात मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं, जो कूटनीतिक तौर पर एक फसीहत होती है, उससे किस तरह इसका क्या जवाब है? क्योंकि सिंगापुर की तरफ से, दूतावास की तरफ से ये ट्वीट करके कहा जाता है जब कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि सिंगापुर का नया वेरिएंट है, वही वेरिएंट है जो भारतीय वेरिएंट है, तो इस मुद्दे को उठाना ये एक तरह से किरकिरी करता है सरकार की और दिल्ली सरकार की भी। बिल्कुल, देखिए नकमान, मसला ये हुआ कि ऐसा लगता है कि कुछ आधी अधूरी जानकारी के आधार पर जल्दबाजी ने मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि सिंगापुर में मामले बढ़ रहे हैं और बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये बात सही है कि मामले वहां पर बढ़ रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और वहां की सरकार ने यह भी फैसला लिया कि जो स्कूल खुलने वाले थे उनको वापस बंद करने का उन्होंने फैसला ले लिया। लेकिन पूरी इसमें खबर यह थी कि जिस स्ट्रेन की बात हो रही थी वहां पर, वो सबसे पहले भारत में ही पाया गया था, तो ये पूरी जानकारी नहीं थी। तो जब उन्होंने इसको ट्वीट किया और ये मामला जब आगे बढ़ा तो एक तरह से बीजेपी को या केंद्र सरकार को मौका मिला। और ये भी बात सही है कि जहां मुख्यमंत्री से चूक हुई या जल्दबाजी हुई या आधी अधूरी जानकारी थी, वहीं क्या भारत सरकार को इतना कड़ा कार्रवाई करनी चाहिए थी या इतने कड़े ट्वीट करने चाहिए थे कि भारत के दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की तरफ से नहीं बोलते हैं? क्योंकि होता यह है नकमा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है तो बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं कही जाती। इतना कहा जा सकता था कि कुछ बातें कही गई हैं
भारत के नेताओं की तरफ से या लीडर्स की तरफ से जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और हम इस पे खेद व्यक्त करते हैं। और जो कहना था आप आपस बातचीत करके मुख्यमंत्री को कह सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा कड़ा बोला गया। दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ तक रही बात फजीयत की या किरकिरी की, देखिए वो तो हुई ही है कि जब आपने कहा कि सिंगापुर में एक नया रूप आया है, वो दरअसल रूप भारत में देखा गया था। दूसरा ये भी कहा गया कि जो सिंगापुर से फ्लाइट्स आ रही हैं उनको रोक दिया जाए, जबकि फ्लाइट्स तो जो हैं वो पहले से ही बंद हैं। हालांकि इस तरह की डिमांड उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन तब इस तरह का कुछ मामला सामने नहीं आया था। आपको याद होगा दिसंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की थी कि यूके से फ्लाइट्स आ रही हैं उनको बंद किया जाए, ताकि देश में जो मामले कम हो रहे हैं, दिल्ली मामले कम हो रहे हैं, वो कहीं फिर से बढ़ने ना शुरू हो जाएं। तो कर तो वो पहले से ही रहे थे इस तरह की मुहिम, क्योंकि उनका ये मानना है कि दिल्ली में शुरुआत में से भी जब कोरोना शुरू हुआ था, उसका एक बड़ा कारण था जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में आई। करीब 35,000 लोग दिल्ली के अंदर आए थे। तो शुरुआत में कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं थे। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग गए, उसकी वजह से काफ़ी कोरोना फैला होगा। तो अपनी इसी मुहिम के तहत वो चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि जिस स्ट्रेन की वहाँ पे बात हो रही है वो कोई अलग स्ट्रेन नहीं था। वो जो न्यूज़ में भी आ रहा है, जो जिसकी चर्चा भी चल रही है, वो वही स्ट्रेन था जो भारत के अंदर पाया गया। तो एक तरह से भारत के स्ट्रेन की ही चर्चा जो है अब ज़्यादा हो गई, और एक तरह से पुष्टि हो गई कि यहाँ भी वही स्ट्रेन है और वहाँ पर भी वही स्ट्रेन है। जी जी, धन्यवाद आपका शरद। ये जरूर हो सकता है कि बिना पूरी जानकारी के मुख्यमंत्री ने ये बात जो है वो कह दी है, और अब इसका बचाव करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सिंगापुर में कोई नया वेरिएंट है, बल्कि जो भारतीय वेरिएंट है उसको लेकर दुनिया भर में चिंता है। ब्रिटेन ने भी पूरी तरह खोलने के पहले उसमें एक हिचक दिखाई, क्योंकि भारतीय वेरिएंट वहां मिल रहा है, ये जो B1617.2 है, इंडियन स्ट्रेन जो काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है, उसके पाए जाने से चिंता है। और यही वेरिएंट वहां पे भी दिखा है सिंगापुर में, जिसकी वजह से जो स्कूल खुल रहे थे उन्हें वापस बंद करने का फैसला भी लिया गया था, क्योंकि बच्चों को भी प्रभावित ये कर रहा है। और वैक्सीन के बीच कोरोना को लेकर ही एक टकराव पार्टियों के बीच में दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देश में कोरोना संकट के बीच टूल किट का मामला सामने आया, और बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक ठन गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है, जिसके लिए टूल किट बनी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि बचाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी टूल किट तैयार किया है। किस प्रकार जब देश एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, जो 100 वर्षों में पहली बार पूरे विश्व को झकझोर के रख रहा है, उस समय किस बदनीयती के साथ, किस खराब इंटेंशंस के साथ एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी। जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूल किट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। पुलिस भी अब इस प्रकार के आनाकानी कर फर्जीवाड़े में आरोपित जेपी नड्डा जी और भाजपा के नेताओं को बचाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस प्रकार के तमाशे, इस प्रकार के खेल, इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र करेगी। न कांग्रेस गई ना कांग्रेस जाएगी। हमने एफआईआर दिल्ली पुलिस को दी है, हमारे साथियों ने कई और जगह भी एफआईआर के लिए दरखास्त दी है। कानून कार्रवाई करेगा। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और उसके बाद तूफान ताऊते से जितनी तबाही हुई है उसके बाद अब भी बचाव का काम अरब सागर में जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ताऊते से प्रभावित गुजरात के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने तूफान से हुई मौतों पर 2 लाख के मुआवजे और घायल होने वाले लोगों के लिए 50,000 की मदद की भी घोषणा की है। वो आज गुजरात और दीव में तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से भावनगर पहुंचे और फिर प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे पर निकल गए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और तूफान ताऊते से हुए नुकसान की समीक्षा की। और हमारे साथ सहयोगी हिमांशु शेखर जुड़ रहे हैं। ये
मुआयना जो प्रधानमंत्री ने किया है, एरियल सर्वे, और उसके बाद ग्रांट्स की बात हुई है और जिस तरह की तबाही के विस्तार सामने आए हैं, डिटेल सामने आए हैं, राहत पैकेजेस के बारे में ऐलान किया गया है। हिमांशु, उस पर और डिटेल्स, क्या जानकारी है? देखिए, फौरी तौर पर प्रधानमंत्री ने जो नुकसान का जायजा लिया है एरियल सर्वे के दौरान 3 जिलों का, भावनगर, गिर सोमनाथ और अमरेली, और इन 3 जिलों में साइक्लोन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके ग्राउंड असेसमेंट के बाद प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ के इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस का ऐलान किया है गुजरात के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि दूसरे जो राज्य हैं जो चक्रवात से प्रभावित हुए हैं वो भी अपने नुकसान का आकलन करके अपनी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं डिमांड की राहत के लिए वो केंद्र सरकार को भेजें और बहुत जल्दी उन्हें भी वित्तीय सहायता जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि बहुत जल्दी एक इंटर मिनिस्टीरियल टीम जिससे विशेषज्ञ होंगे, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जो दूसरे महत्वपूर्ण विभाग हैं भारत सरकार के, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी जिंदगी को और रोजगार को फिर से बहाल करने के लिए साइक्लोन प्रभावित इलाकों में, वहां पर वो टीम दौरा करेगी और ऑन ग्राउंड असेसमेंट करने के बाद फिर और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है वो गुजरात को मुहैया कराई जाएगी। इसलिए मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है आज राहत की, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाके हैं, विशेषकर गुजरात के 2000 से ज्यादा गांव हैं जहां पर बिजली अभी भी कटी हुई है। बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हजारों पेड़ अब भी सड़कों पर गिरे हुए हैं। तटीय इलाकों में मुझे बताया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी और एनडीआरएफ की तरफ से कि अभी भी बहुत सारी सड़कें हैं जो नहीं खुल पाई हैं, जिसकी वजह से राहत जो है वो तटीय इलाकों में नहीं पहुंच रहा है। तो एक राहत पहुंचाने की एक शुरुआत आज हुई है, लेकिन आगे का सफर बहुत लंबा होगा नगमा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। भारत सरकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ग्राउंड पर जाएगी, असेसमेंट करेगी नुकसान का और उसके आधार पे जो आकलन होगा कितना ज्यादा राहत पैकेज की जरूरत है अलग अलग राज्यों को, उसका आकलन और समीक्षा की जाएगी। उसमें कुछ वक्त लगता है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जमीन पर जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जाए, और इसकी एक शुरुआत प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे से हुई है। नगमा जी, शुक्रिया आपका हिमांशु। प्रधानमंत्री ने जो एरियल सर्वे किया है गुजरात में दीव का, उसके बाद ये राहत पैकेज की घोषणा की गई है, तो जिन लोगों को भी जो प्रभावित हुए हैं इस तूफान की वजह से उनको राहत देने की एक तरह से शुरुआत हुई है यहाँ पर। और मुंबई में ताऊत तूफान के कारण समंदर में लापता लोगों में से अब तक 22 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 51 लोगों को निकालने के लिए अभी भी बचाव अभियान चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक P-305 बार्ज पर सवार 261 लोगों में से 188 लोगों को नौसेना बचा चुकी है। हालांकि ये बार्ज डूब चुका है। बचाए गए कर्मचारी ने बताया कि बार्ज के डूबने से पहले इस पर सवार लोगों ने लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में छलांग लगा दी थी। बचाए गए लोगों ने अपने हादसे के लिए कंपनी को दोषी ठहराया है। और हमारे संवाददाता सुनील सिंह ने 2 ऐसे लोगों से बात की है जिन्हें नौसेना की टीम समंदर से बचा कर लाई है। P-305 बार्ज पर जो कुल 261 लोग सवार थे उसमें से 184 लोग जो बचाए गए, उसमें से 125 लोग जिन्हें कि आईएनएस कोची भारतीय नौसेना की युद्ध नौका यहाँ पर लेकर आई है सुरक्षित, वो यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए ये एक एक करके सभी को उतारा जा रहा है। इनसे हम कोशिश करेंगे कि अगर ये बात करते हैं हमसे। सर आपका नाम क्या है? स्वप्निल सावंत। अच्छा बताइए कि कैसे रहे इतने वक्त, कैसे? सर बहुत भगवान के भरोसे सर, बहुत तूफान बहुत था सर, बहुत तूफान था। क्या करते थे वहाँ पे? मैं कैटरिंग में हूँ। कितने बजे हादसा हुआ और कैसे आप लोग बच पाए? कब तक रहे समंदर में? रात को ये हो गया, तूफान बहुत बड़ा था। समंदर में कब तक रहे आप? कितने घंटे? तकरीबन हम सर 10 से 12 घंटे। लाइफ जैकेट मिला था? हाँ लाइफ जैकेट मिला था। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार साहब। कैसी तबीयत? एकदम सुरक्षित है आप? तबीयत तो सर ठीक है। अब ठीक है जी सर। और कितने घंटे तक आप समंदर में रहे? हम लोग तो 14 घंटे तक समुद्र में थे। अच्छा, कितने बजे हादसा हुआ, कैसे हुआ? हादसा हुआ था लगभग वो बोट का पलटी हुआ 6 बजे करीब में शाम को। नहीं सुबह से ही पानी, हाँ सोमवार को पानी भरना चालू हुआ। उसके बाद वो जो बार्ज इंचार्ज था वो बोला कि अब बोट पलटी होने वाला है। दूसरा बोट को बुलाया गया, बोट आया नहीं दूसरा। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10-12 बजे तक हम लोग पलटी होने लगा, बस एकदम खड़ा हो गया बोट। अब बोला कि पलटी होने वाला आप लोग कूद सकते हैं, तो हम लोग अपना लाइफ जैकेट निकाला। उसके बाद कूदना चालू किया और 4 बजे करीब हम लोग यहाँ नेवी वाला पकड़ा हम लोग को। 4 बजे सुबह पकड़ा।
4 बजे सुबह सुबह पकड़ा 14 घंटे हम लोग बोट में थे। समंदर में जी सर। कुछ चोट वगैरह कुछ कहीं कुछ चोट आया? लगा था थोड़ा छोटा। घर वालों से बात हो पाई? अभी बात नहीं हो पाई घर वालों से। वहाँ पे क्या करते थे आप? वहाँ पे हेल्पर काम करते थे सर। जी सर। ये बताइए कि आप लोग को बताया नहीं गया था कि समुद्र आने वाला है? वो बताया गया तो सब कंपनी के दोस्त है और अपन वाले के दोस्त है, वही सब एक भी कुछ सब निजी नहीं सब लिए सर। मैथ्यू का तीन बोट था, 2 बोट सब लेके चलेगा, ये बोट रोक दिया अपना, वहीं पर रोक दिया गया। वहीं पर रोक दिया गया सर। मोबाइल वाले एटीएम जितना पढ़ा लिखा था सब बेकार हो गया, कुछ भी नहीं बचा। साथ में कुछ नहीं लिए जब कूदे तो? बहुत कुछ है, बैग लाया था, एटीएम था, पासपोर्ट था, मोबाइल था, सब कुछ था, सब खत्म। बात हो पाई किसी से? घर वालों से बात नहीं हो पाई सर। मोबाइल और कुछ भी नहीं, कैसे बात करेगा? कहाँ रहते हैं घर वाले? घर वाले कुशीनगर ही रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ से अब अभी वहाँ कुशीनगर जाएंगे। अब देखिए बस में मिलता है तो जाएंगे लोग, पैसों से कुछ भी नहीं, 1 भी रुपया नहीं बचा है सर। ये बता रहे हैं कि कैसे खौफनाक वो समय था और कैसे इन्होंने उसको गुजारा और किस तरह से आखिर तकदीर थी कि बच पाए। और ये भारतीय नौसेना की युद्ध नौका INS कोची पहुंची और इन्हें बचाया और अब ये खुद यहाँ पर सुरक्षित यहाँ पर हैं, अपने हैं। और अभी यहाँ से घर वालों से हालांकि अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन खुश हैं इस बात के लिए कि आखिर इनकी अपनी जान बच गई। लेकिन इनके कई दोस्त, जो मित्र, जो सहकर्मी वहाँ पर थे, उसमें से कुछ अभी भी लापता हैं। इस बात का मलाल है। मैं से कैमरामैन रमीड रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। गौतम बुद्ध नगर के गांव में बने वैक्सीन सेंटर में गांव वाले कम और नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के लोग ज्यादा जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में बने वैक्सीन सेंटर में गांव वाले क्यों नहीं आ रहे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। दिल्ली से सटे जो बिसरख गांव है, वहां के आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देख सकते हैं कि टीकाकरण चल रहा है। लेकिन जो आसपास के गांव हैं, यहाँ पर भी कोरोना संक्रमण फैलने के बावजूद जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही कम तादाद में इस टीकाकरण में भाग ले रहे हैं। गांव वालों की मेन जो मुख्य समस्या है वो यही है कि जो मोबाइल से उनको कोविन पर जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद में जो शेड्यूल करना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि टेक्निकली वो इतने मजबूत नहीं हैं कि वो उस तरीके की प्रोसेस को करें और उसके बाद में टीकाकरण करवाएं। तो यही वजह है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम सारी आसपास के सोसाइटी, नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद के ज़्यादातर लोग यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। और जिस गांव में, यानी बिसरख गांव में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है गौतम बुद्ध नगर का, तो बिसरख गांव के लोगों की जो भागीदारी है और जो आसपास के गांव के, जैसे खैरपुर खुर्द है, सैनी गांव है, जलालपुर गांव है, तो वहाँ इस तरीके के गांव के लोग जो है वो बहुत ही कम वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये एक मुख्य समस्या है क्योंकि गांव में लगातार संक्रमण फैल रहा है। मेरे साथ में जो CSC के हेड हैं यहाँ पर, सचिंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टीकाकरण आपके यहाँ लगातार चल रहा है, करीब 500 से 600 लोग रोजाना यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आते हैं। आसपास के गांव में चूंकि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, तमाम सारे लोगों के अंदर में लक्षण भी पाए जा रहे हैं, तो क्या गांव वालों की भागीदारी इस टीकाकरण में कैसी है? हमारे पास कुछ लोगों के फ़ोन और इस तरीके की जानकारी आई है कि गांव वाले रजिस्ट्रेशन, कुछ लोग उसमें अनपढ़ भी, ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं और रजिस्ट्रेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है और ये बात शासन के संज्ञान में ऊपर तक पहुंचाई गई है। और इस चीज़ के बारे में DM सर ने अश्योर किया है कि आगे बात करके जैसे शासन का दिशा निर्देश होगा वो करेंगे। हो सकता है कि वॉक-इन आगे हो या जिस तरीके का भी ऊपर से वो होगा, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि लोग गांव वालों को, मतलब आप लोगों ने ये बात सरकार तक पहुंचाई है कि रजिस्ट्रेशन में गांव वालों को दिक्कत होती है, वो इतने तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा के और उसके बाद में यहाँ पर हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग आसपास के सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पर ज़्यादा टीका करवाने के लिए आते हैं। हाँ, सोसाइटी के जिनको स्लॉट जिनका बुक हुआ है, सोसाइटी के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं। अच्छा, गांव के लोग भी हैं लेकिन गांव के लोग कम हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये आप समझ सकते हैं कि अर्बन ये विलेज है, अर्बन गांव है। जब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि पार्टिसिपेशन वैक्सीनेशन में इतना कम है, तो उत्तर प्रदेश के जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर ज़्यादातर गाँव वालों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने में और उसके बाद में शेड्यूल लेने में उनको कितनी दिक्कत आ सकती है। तो सरकार को इस ओर जरूर चाहिए कि अगर कोरोना संक्रमण से ग्रामीण लोगों को बचाना है तो वॉक इन, यानी वो कभी भी आकर
टीका लगवा सकें, ऐसी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। बिसरक गांव से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में संक्रमण के मामले ग्रामीण इलाके से अब ज्यादा आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण 60% से ज्यादा है और उसके मुकाबले सुविधाएं और जागरूकता बेहद कम है। लोग आसानी से कोरोना टेस्ट के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ गांव में सन्नाटा है क्योंकि बहुत से परिवारों ने अपने अपनों को खोया है। निहाल किदवई की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बेंगलुरु से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्डफील्ड यानी KGF। यहां के जिला अस्पताल के बाहर की भीड़ देखिए, सब एक ही कतार में है। जांच से पहले कहना मुश्किल है कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। यहाँ काफी लोग बगैर लक्षण वाले हो सकते हैं। जब तक उनकी हालत खराब नहीं होती वो जांच नहीं करवाते। ऐसे में उनकी पहचान करना मुश्किल है। सबसे बड़ी चुनौती है गांव के लोगों को जांच के लिए तैयार करना। बहुत कम लोग जांच के लिए तैयार होते हैं। संगनहल्ली गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। लोगों में डर है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आ रहा। ये पूरा इलाका कंटोनमेंट जोन था, अब भी यहाँ पर पोस्टर मौजूद है। इन सब के बावजूद आज भी यहाँ के लोगों में वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट को लेकर काफी हिचकिचाहट है। हिचक टेस्ट में ही नहीं, मास्क को लेकर भी है। डर तो होगा, क्यों तो अभी पेट के लिए काम करना पड़ेगा ना, इसलिए काम कर रहा है ऐसा। हम तो ड्राइवर है, अभी तो मछली बेच रहा है, काम नहीं है ना, इसलिए मछली बेच रहा है। लेकिन आप लोग तो मास्क लगाते नहीं, हम लोग को देख करके लगा लिया मास्क तो इधर तो कोई नहीं आएगा ना सर इतना, इसलिए इधर मास्क नहीं लगाया सर हम। मेरी पत्नी संक्रमित हुई, तबीयत बिगड़ी तो टेस्ट करवाया, फिर पॉजिटिव आई। छोटे से जिले में एक बड़ा कोविड अस्पताल लगभग तैयार है, क्योंकि ऑक्सीजन वाले 120 बेड के सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है। जो लोग इन अस्पतालों में काम कर रहे हैं उनके पास जरूरी PPE किट की भी कमी साफ दिखती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अफसर, हमारे आशा वर्कर, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी, पंचायत ऑफिसर सब मिलकर पुलिस अधिकारियों के साथ क्वारंटीन में जो लोग हैं उन पर निगरानी रखते हैं। गांवों से रौनक खत्म हो गई है। अजीब सा सन्नाटा हर तरफ पसरा है, क्योंकि कोरोना की वजह से गांवों ने अपने लगभग 13,000 लोग खोए हैं। कर्नाटक में 60% से ज्यादा मामले अब ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हैं और लोगों में जानकारी की भी कमी है। ऐसे में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। KGF कर्नाटक से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और इस साल कोरोना की चपेट में बिहार के 80 से ज्यादा डॉक्टर और दूसरे स्टाफ जैसे नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आ चुके हैं, लेकिन IMA का कहना है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार मात्र 4 डॉक्टर के परिवार को छोड़कर किसी को 50 लाख का मुआवजा नहीं मिला है। IMA तो अब प्रभावित परिवारों के लिए चंदा कर रही है। पटना के IGMS के कोरोना वार्ड के ICU में जरा भी जगह खाली नहीं है। ऐसे वार्डों में रात दिन काम करने वाले 80 से ज्यादा डॉक्टर, नर्सें और फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी इस दूसरी लहर में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हमारे जो डॉक्टर मरे हैं, जो 50 लाख देने की बात है अभी तक नहीं हुआ है, उसको देने की कृपा करें। कारण कि यदि प्रोत्साहन राशि यदि कुछ परिवार को नहीं मिलेगा तो जो डॉक्टर जान पर खेल के काम कर रहा है उसको करने में दिक्कत होती है। विशेषज्ञों की माने तो इस बार वायरस के खतरनाक स्ट्रेन के कारण भी समय पर इलाज के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई। बिहार के स्टेट में ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था, और ऐसा भी नहीं कोई जवान या बूढ़ा या डॉक्टर एकदम 25 साल का, 26 साल का, 24 साल का डॉक्टर सबकी मृत्यु हो रही है। तो इसलिए हम तो क्या बताएं, ये वही कारण है कि पहले का जो देखिए यही कंसेप्ट जो शुरू में था 2 फीट का 6 फीट का दूरी और ये सब खत्म है। ये तो एरोसोल इफेक्ट है, वातावरण में वो है।
अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा वातावरण में है, हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं और उसके आउटडोर में बहुत ज़्यादा वातावरण में है, तो मान लिया उधर से गुजर रहे हैं, कितनों मास्क पहने हुए, चाहे कहीं बतियाने के लिए इन्ने उन्ने हो गया, मास्क घसक गया, घुस गया और उसके बाद हो गया। लेकिन सवाल है कि आईएमए को आखिर अपने मृतक सहयोगियों के परिवार वालों की मदद करने के लिए पूरे देश में चंदा क्यों मांगना पड़ रहा है। अभी तक में ऑल टुगेदर इस साल अब जो सेकंड जो स्ट्रेन आया 83 है और पहला मिला करके 120 लाख हो गया है और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से 4 लोगों को मुआवजा मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत हम लोगों ने बिहार राज्य से कई अनुशंसाएं भेजी हैं, जिसमें आज के दिन में 29 रिकमेंडेशंस हम लोगों ने भेजा है, 6 की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। अभी जब हम ये खबर फाइल कर रहे थे कि खबर आई कि पटना के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार भी आखिरकार कोरोना से अपनी जंग हार गए। निश्चित रूप से इससे बड़े सदमे की खबर ना बिहार और ना ही देश के लोगों के लिए हो सकती थी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे देश के अधिकारी और बाबू हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के इस शहादत को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उनके प्रति संवेदना दिखाएंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मां कब बनना ये फैसला किसी के लिए भी बेहद व्यक्तिगत है, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए जानकार सुझाव दे रहे हैं कि टीका लगवाने के बाद ही महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि इस लहर में प्रेग्नेंट माओं और नवजात बच्चों पर कोविड ने ज्यादा असर दिखाया है। दूसरी लहर का डबल म्यूटेंट वायरस प्रेग्नेंट महिलाओं पर असर दिखा रहा है। कोविड संक्रमित महिलाओं को डिलीवरी में नॉन कोविड महिलाओं से ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। नॉन कोविड महिलाओं के मुकाबले में कोविड महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है, उनके केसेस में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंड वेव में इस बीमारी के लक्षण ज्यादा सीवियर है और कई केसेस में, जैसे मैंने पहले बताया, कि ऑक्सीजन की जरूरत होना, हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत होना, इनकी जरूरत पड़ रही है। कुछ फीमेल्स जो समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई या फिर जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी था, जैसे डायबिटीज या उनको पहले से कुछ बीमारियां थी, उनमें फर्टिलिटी रेट हाई रहा है। 527 कोविड प्रेग्नेंट मरीज भर्ती कर चुके वाडिया मैटरनिटी हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट और कोविड-19 नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमोल पवार कई तरह की मुश्किलें गिनाते हैं, समय से पहले डिलीवरी से लेकर मौत तक। ये प्रेग्नेंट वुमेन में जो कॉम्प्लिकेशंस हुए वो पहले वेव के कंपैरिजन में हम ले तो काफी ज्यादा थे। थोड़े ही समय में काफी सारे प्रेग्नेंट वुमेन उसमें कॉम्प्लिकेट हुए थे और इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस जो हुए थे, इसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अबॉर्शंस के थे या अर्ली डिलीवरी, जिसको जल्दी डिलीवरी बोलते हैं, उसमें टाइप के कॉम्प्लिकेशंस है। कुछ महिलाओं में एक्सेसिव ब्लीडिंग जो बोलता है वो हुआ था। पहले वेव में डेथ्स बहुत रेयर थे, यानी कोई भी प्रेग्नेंट औरत का किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ होना ये बहुत रेयर था। और बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस, न्यूबॉर्न बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस भी कंपैरिजन में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका डिलीवरी भी जल्दी रहता है और पॉसिबिलिटी कॉम्प्लिकेशंस के, हाइपोग्लाइसीमिया के, ये बाकी कोई नवजात बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा रहते हैं। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि टीका लेकर ही प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर आप हमारी सलाह मांग रहे हो तो एक चीज डेफिनेट है कि अगर आप अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुए हो ऑलरेडी, तो फिर मैं एडवाइस करूंगी कि डेफिनेटली वैक्सीनेशन आप पहले करवा लीजिए और फिर प्रेगनेंसी प्लान करवा लीजिए, क्योंकि अभी तक हमारी गवर्नमेंट में प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए वैक्सीन देने के लिए ओके नहीं दिया है। तो एक बार अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो फिर आपका वैक्सीनेशन इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो सकता है। इसलिए अगर आप करंटली प्रेग्नेंट नहीं हो तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप आपका वैक्सीनेशन जरूर पूरा कर लीजिए। इस नई लहर में नवजात बच्चों को भी कोविड के कारण आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय बेहद अहम है कि टीके के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है।
व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर चेताया गया है। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप अपनी प्राइवेट पॉलिसी वापस ले, ये कहा गया है। 7 दिन में व्हाट्सएप से जवाब मांगा गया है। सही जवाब नहीं आया तो सरकार कानूनी कदम उठाएगी। व्हाट्सएप ने 15 मई 2021 के आगे तक के लिए अमल टाला। नई नीति से लोगों की निजता, अधिकार और पसंद को नुकसान।